इनफैक्ट बहुत रोए सब लोग, क्योंकि पिछली बार मैं इंटरव्यू तक गया, सबके बहुत होप्स थी बट नहीं हो पाया फाइनली। बट इस बार जब हुआ तो शायद उसकी भी खुशी इस बार मनाई गई, और सब दोस्त रिश्तेदार सब घर पे आ गए, चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, गांव में सब दादा दादी बहुत खुश हुए। तो मेरे पेरेंट्स ने ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना, तो बचपन से ही ये दिमाग में आइडिया तो था। बट जैसे मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे इसके बारे में और पता लगा कि सिविल सर्विसेज में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करने की, आप चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। तो काफ़ी हद तक मैं जब कॉलेज में एंटर किया तो मैं डिसाइडेड था कि ठीक है, सिविल सर्विसेज इज़ द वन। आपने साधारण स्टूडेंट कहा तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी बहुत साधारण स्टूडेंट हूँ। तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं 1 साल की तैयारी के साथ मैं इंटरव्यू तक गया। तो और उस वक्त भी अगर थोड़ी सी चीज़ें सही जाती, शायद थोड़ा किस्मत भी साथ देता, तो उसी बार हो जाता सिलेक्शन। तो मुझे लगता है कि 1 साल की डेडिकेटेड तैयारी इनफ होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अक्सर लोग जो है कि मोटिवेशन ढूंढते हैं, पर मुझे लगता है मोटिवेशन बहुत ही ऐसी चीज़ है जो बहुत क्षणिक है, बिल्कुल एक पल के लिए रहती है, अगले पल मोटिवेशन नहीं रहती है। तो ऐसे में टाइम टेबल और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूपीएससी जैसे डिमांडिंग एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी ही आपकी लाइफ का सेंटर होना चाहिए। तो यही मेरे लिए भी था कि नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ राघवेंद्र सर है, जिनका 340 रैंक के साथ चयन हुआ है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे सर की क्या बुक लिस्ट थी, क्या स्ट्रेटजी थी और किस प्रकार इन्होंने आखिर यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। क्योंकि जब इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में आखिर 2 नंबर से रह गए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, आखिर 2 नंबर से रह गए, इनको कौन कौन सी गलतियाँ रही, बात करते हैं सर से, जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है, मैं 24 वर्ष का हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली में ही, और मैंने दिल्ली में ही 8वीं तक यहीं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और 2019 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहला अटैम्प्ट 2020 में दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया, बट फाइनल लिस्ट में 2 मार्क्स से रह गया। और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, जिससे मुझे 340वीं रैंक प्राप्त हुई। सर, आखिर बात करते हैं जब रिजल्ट का, वो दिन जिस दिन आखिर आपके सपने जो साकार हो गए थे, उस दिन आपके फैमिली मेम्बर और आपको कैसा लग रहा था सर? सब बहुत खुश थे, और सब इनफैक्ट बहुत रोए सब लोग, क्योंकि पिछली बार मैं इंटरव्यू तक गया, सबके बहुत होप्स थी बट नहीं हो पाया फाइनली। बट इस बार जब हुआ तो शायद उसकी भी खुशी इस बार मनाई गई, और सब दोस्त रिश्तेदार सब घर पे आ गए, चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, गांव में सब दादा दादी बहुत खुश हुए। तो काफ़ी अच्छा दिन था। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर कब से आपने यूपीएससी की ओर मूव कर दिया, आपको लगा कि मुझे आखिर यूपीएससी की और सिविल सर्वेंट बनना है और देश की सेवा में मतलब अपनी भागीदारी निभाना है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में यूपीएससी का काफ़ी क्रेज़ है। सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना, तो बचपन से ही ये दिमाग में आइडिया तो था। बट जैसे मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे इसके बारे में और पता लगा कि सिविल सर्विसेज में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करने की, आप चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। तो काफ़ी हद तक मैं जब कॉलेज में एंटर किया तो मैं डिसाइडेड था कि ठीक है, सिविल सर्विसेज इज़ द वन करियर ऑप्शन दैट आई एम चूजिंग। तो मैंने कॉलेज में ये मेरे लिए फाइनल हो गया था कि सिविल सर्विसेज ही देंगे। बट मैंने तैयारी है वो 2019 में अपने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की थी। सर, बात करते हैं एक साधारण स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लगता है कि, और साधारण स्टूडेंट टाइम मतलब प्रिपरेशन में? देखिए, आपने साधारण स्टूडेंट कहा तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी बहुत साधारण स्टूडेंट हूँ। तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं 1 साल की तैयारी के साथ मैं इंटरव्यू तक गया। तो और उस वक्त भी अगर थोड़ी सी चीज़ें सही जाती, शायद थोड़ा किस्मत भी साथ देता, तो उसी बार हो जाता सिलेक्शन। तो मुझे लगता है कि 1 साल की डेडिकेटेड तैयारी इनफ होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके सर, बात करते हैं कि इसमें टाइम टेबल जो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप सर फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही कम लेस मात्र मार्क्स की वजह से रह गए। तो सर, आपने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया होगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ले रखा है। तो सर, आपके क्या टाइम टेबल रहा? आपने सही कहा कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है कि मोटिवेशन ढूंढते हैं, पर मुझे लगता है मोटिवेशन बहुत ही ऐसी चीज़ है जो बहुत
क्षणिक है, बिल्कुल। एक पल के लिए रहती है, अगले पल मोटिवेशन नहीं रहती है। तो ऐसे में टाइम टेबल और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा टाइम टेबल अगर मैं बताऊँ आपको तो ऐसा रहता था कि सुबह 6:30 बजे के करीब उठना, थोड़ी देर प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, स्ट्रेचिंग करना, आधे घंटे के करीब ये सब करना। उसके बाद 7 से 7:15 के बीच मैं न्यूज़पेपर लेके बैठ जाता था और कोशिश रहती थी कि मैक्सिमम 8:30 तक मैं न्यूज़पेपर ख़त्म करूँ। उसके बाद 1 घंटे के करीब मैं जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन है वो, या फिर इंटरनेट पे जो डेली करंट अफेयर्स आते थे, मैं वो पढ़ता था। और उसके बाद फिर नाश्ता, नहाना धोना सब ये करने के बाद करीब 11 बजे से 2 बजे तक जो 3 घंटे हुए, मैं उसमें अपना एक जीएस का पेपर पढ़ता था 3 घंटे। उसके बाद 2 बजे लंच और थोड़ा मैं रेस्ट करता था। उसके बाद 4, 4:30 या 5 तक मैं सेकंड शिफ्ट की तैयारी की पढ़ाई शुरू करता था। अक्सर मैं ऑप्शनल पढ़ता था, तो 3 से 4 घंटे मैंने ऑप्शनल को सेकंड हाफ में दिए। और उसके बाद 1-2 घंटे में थोड़ी डायनेमिक चीज़ें जो आपको बोर भी ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी 7-8 घंटे पढ़ चुके हैं। तो 1-2 घंटे ऐसी चीज़ें करें जिसमें एफर्ट्स कम लगे, और अक्सर एफर्ट्स आपको कम लगते हैं जब आप वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि आपको। नमस्ते वंदे मातरम साथियों, अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। फिजिक्स वाला इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट और ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए और भी तमाम मेजर एग्जाम के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। अब पीडब्ल्यू लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यू कोर्स यूपीएससी वाला, क्योंकि पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू इंडिया के हर सिटी, स्मॉल टाउन और विलेज में रहने वाले सारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मिशन का काम कर रहा है। उनका मिशन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही कम पैसों में मिले, ताकि कोई भी स्टूडेंट पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़े। लेकिन इतना आसान नहीं है यूपीएससी की तैयारी, आईएएस और आईपीएस बनना। इतने बड़े पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को समय और प्रयास की आवश्यकता है। महीने लग जाते हैं कॉन्सेप्ट को समझने, स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। इन सारी चीजों के समाधान के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है प्रीलिम्स फोकस बैच 2023 फॉर जस्ट RAS 3499। एंड इस बैच में आपको सी सेट का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, अलग से चार्जेस नहीं लगेगा। ये बैच मदद करेगा कम समय में किस प्रकार सिलेबस को कवर किया जाए, और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, रिवीजन बुकलेट, PYQ एनालिसिस और भी डाउट सेशन। ये शानदार अवसर है। अगर आप थोड़ा लेट चल रहे हैं तो ये बैच आपको मिल रहा है 3499 में, और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 500 रुपये का ऑर्डर डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ पीडब्ल्यू की मैगजीन है मंथन, जो कि धूम मचा रही है यूपीएससी सेगमेंट में। ये पत्रिका बहुत ही पसंद है। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र में मैंने भी पढ़ी है। ये मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो पीडब्ल्यू के साथ जुड़कर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। इसी के अलावा पीडब्ल्यू के YT चैनल है, वहां पे आप फ्री में कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, अब दिमाग में आ रहा है कि पीडब्ल्यू को क्यों ज्वाइन करें। पीडब्ल्यू की हर बैच में आपको ये चीजें मिलेगी: करंट अफेयर्स, टॉपिक स्वाइप PDF अप टू 10 MCQ, बेस्ट ओरिएंटेड क्लासेस फ्री फॉर ऑल, प्री और मेंस, मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट, स्लाइड्स इन PDF। तो देरी किस बात की, आज ही अपनी हालातों के अनुसार सब्सक्रिप्शन ले और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार, जानदार और वजनदार बनाइए। और 500 रुपये के डिस्काउंट के लिए मेरा कोड SU यूज करना ना भूलें। उसमें कोई पढ़ा रहा है तो मैं उसमें YouTube वीडियोस देखता था, या और कोई लेक्चर्स किसी सब्जेक्ट के, तो मैं वो वीडियोस देखता था। या उस वक्त क्योंकि MCQ सॉल्व करना भी थोड़ा एफर्टलेस चीज़ होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो मैं शाम को फिर रात को थोड़ी देर अपना जो MCQ सॉल्व कर लिया या YouTube वीडियोस देख लिए। तो ये ओवरऑल मेरा टाइम टेबल रहा मोस्टली। सर, एक हकीकत से रूबरू स्टूडेंट्स को करवाए कि जिस टाइम आप प्रिपरेशन करते थे, क्या अदर काम भी करते थे या फिर ओनली आपका एक मतलब पढ़ाई के प्रति ही ध्यान था? देखिए, यूपीएससी जैसे डिमांडिंग एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी ही आपकी लाइफ का सेंटर होना चाहिए। तो यही मेरे लिए भी था कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो तैयारी ही सबसे इम्पॉर्टेंट थी। बाकी जो चीज़ें थी वो तैयारी के इर्द गिर्द होती थी और तैयारी के हिसाब से होती थी। तो अगर मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ तो मेरा उस दिन का टाइम टेबल होता था कि मैं इस दिन 2 टेस्ट सॉल्व करने के बाद दोस्तों से मिलूँगा, या इस हफ्ते की पूरी जो टाइम टेबल है, जो इस हफ्ते का पूरा टारगेट है, वो कंप्लीट करने के बाद मैं दोस्तों से मिलूँगा। ऐसे ही रोज़ बातचीत करने का एकदम टाइम टेबल सेट था कि मैं दोस्तों से कितने बजे कॉल करूँगा या किस टाइम बात करूँगा। हाँ, मतलब आप इसको एकदम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 365 दिन आप इसको फॉलो करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज़ आपको ये फॉलो करना चाहिए। अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और यूपीएससी को आप एकदम सेंट्रल बनाइए। अगर मैं जानता हूँ कि कई लोगों की लाइफ में और बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें आप
इस तरीके से इसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप अपने एंड पे कोई डिस्ट्रैक्शंस मत ऐड कीजिए जिसमें आपका प्रिपरेशन का टाइम जाए, तो फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। सर बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका नकारात्मक रिजल्ट आया था वो दिन आपका हो सकता है बहुत ख़राब गया हो, देन उसके बाद में अपने आप को कैसे हैंडल किया, किस प्रकार आपने अपनी पढ़ाई को वापस निरंतर पटरी पे लाए? बहुत मुश्किल समय था। रिज़ल्ट आया 24 सितंबर 2021 को और मुश्किल 12-15 दिन थे मुश्किल से अगले प्रीलिम्स के लिए, और मैं बहुत उम्मीद मुझे थी कि मैं लिस्ट में आ जाऊंगा, बट लिस्ट में नहीं रहा। तो अब बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क था कि 14 दिन, क्योंकि रिज़ल्ट के एंटिसिपेशन में पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ी बहुत की थी लेकिन वो इनफ नहीं होती है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। तो अब एक इम्पॉसिबल सा टास्क था सामने। लेकिन अब अगर एक मुश्किल चीज़ शुरू की है तो आपको वो जो माइंडसेट है, वो दृढ़ संकल्प जो है वो चाहिए, और मैंने शायद समहाउ मैंने खुद को संभाला और ये सोचा कि ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार, और मैं ये अटैम्प्ट तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर ये अटैम्प्ट छोड़ दिया तो 1 साल तक मैं इस फेलियर के साथ जीऊँगा। और अगर मैं 14 दिन अच्छे से मेहनत करता हूँ तो इस फेलियर के बाद जस्ट जो सक्सेस आएगी, जो अगला प्रीलिम्स क्लियर करने की है, उससे मुझे इस फेलियर से डील करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और मैंने 14 दिन में, मैं मानता हूँ मैंने 1 महीने की तैयारी की। बहुत मुश्किल समय था, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था क्योंकि हार्ट ब्रोकन भी था, लेकिन आपको जो करना है वो आपको करना है। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ेगा जब आप यूपीएससी जैसी चीज़ को कर रहे हैं। तो मैंने समहाउ, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल था लेकिन समहाउ कर लिया। ओके। सर कोई भी एस्पिरेंट जब 12th के बाद उनको लगता है कि आखिर मुझे सिविल सर्विस की ओर जाना, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, आखिर किसकी मतलब दिशा की ओर मूव करें? देखिए, 12वीं के बाद तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने कॉलेज को एंजॉय कीजिए। कॉलेज लाइफ कभी नहीं आती। मैंने अपने कॉलेज के 3 साल बहुत अच्छे से एंजॉय किए। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे, तो कॉलेज में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कॉलेज में आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। हो सके तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का पैटर्न, यूपीएससी की डिमांड समझने की कोशिश कीजिए। अगर इन 3 सालों में आप न्यूज़पेपर रीडिंग की अच्छी हैबिट डाल लेते हैं और आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लगता है, और आप ये समझते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में करना क्या है, जब मैं तैयारी शुरू करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ें करनी है। जब आप इतना, अगर अपने कॉलेज के 3 सालों में अपनी सारी मस्ती के साथ अगर इतनी चीज़ें भी कर पा रहे हैं, तो आप जब एक्चुअल तैयारी शुरू करेंगे तो आप बाकियों से कहीं बेहतर कर पाएंगे। ओके। सर बात करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कॉलेज के जैसे 3rd ईयर में आते हैं तब उनको लगता है कि उनको कोचिंग करनी चाहिए, तो सर कोचिंग इनको इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना परसेंटेज हेल्प करती है? देखिए, कोचिंग मैं कहूँगा 5 से 10% आपको हेल्प करती है। बाकी 90% जो है वो आपकी ही हार्डवर्क और आपका सेल्फ स्टडी। डेफिनेटली कोचिंग में आपको कोई चीज़ एक बार पढ़ा दी जाती है, आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज़ कर पाते हैं। कोचिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करती है और मैं कोचिंग के खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो कोचिंग में बैठ के अच्छा पढ़ पाता है, जिसे कोचिंग से हेल्प ज़रूर चाहिए, तो आप कोचिंग के लिए जाइए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। आपको कोचिंग में सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। यूपीएससी का जो डिमांड है वो ये है कि आपको खुद से सब कुछ समझना पड़ेगा, आपको खुद से हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो कोचिंग आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, मैं मानता हूँ 10% मैक्सिमम, 90% आपका हार्डवर्क होता है। ओके सर, बात करते हैं कि जैसा कि आज हमने एक और मैम का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि जैसे कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स होती है और एनसीईआरटी होती है वो बहुत हेल्प करती है एक एस्पिरेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे एम लक्ष्मीकांत का नाम ले लेते हैं, बहुत बड़ी बुक होती है, या फिर उनको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है या एकदम पूरी एक अक्सर उनको याद करना पड़ता है? नहीं, देखिए, यहीं पे जो लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो मुझे लगता है यही चीज़ होती है स्मार्ट वर्क, कि आपको ये समझना है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, और वो आपको कैसे समझ आएगा, यूपीएससी का सिलेबस देख करके और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके। तो आपको लक्ष्मीकांत कवर टू कवर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत में अगर 50 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, तो उसमें से 20 चैप्टर ऐसे होंगे जो सच में इंपॉर्टेंट होंगे। आप वो 50 चैप्टर्स को पढ़िए, 1-2 रीडिंग कीजिए, लेकिन जो आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे वो इन 20 चैप्टर्स के करेंगे। उन 20 चैप्टर्स में भी 5-6 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, जो आप बार बार भूल जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए बताऊं तो पार्लियामेंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैं अक्सर भूल जाता हूं। तो मैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बुक में से इंपॉर्टेंट क्या है और उस इंपॉर्टेंट में से ऐसी क्या चीज़ें जो आप बार बार भूल जाते हैं। तो आप जब रिविजन्स करते हैं तो स्मार्ट वर्क यही है कि आप खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझिए। आप हर बार लक्ष्मीकांत उठाएंगे और कवर टू कवर पढ़ेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आपको समझना है कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, और उस हिसाब से पढ़िए। सर जैसा कि आपने बताया कि 2019 से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
दिन में अगर 10-12 घंटे आराम से आप पढ़ाई कर लेते थे, फिर भी दिन कभी कभी आपको लगता था, डीमोटिवेट होता था कि यार सारे दिन पढ़ाई करना थोड़ा बहुत हार्ड टफेस्ट हो जाता था, तो लेकिन अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे आप? देखिए मेरी जर्नी उतनी भी लंबी नहीं रही है, 2-3 साल और लगातार मुझे सक्सेस मिलता रहा। मैंने प्रीलिम्स दिया, क्लियर हो गया, मेंस दिया, क्लियर हो गया, दोनों अटेम्प्ट में ऐसा हुआ। तो शायद मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। ये ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो प्रीलिम्स दे रहे नहीं हो रहा है, लगातार प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं, तो फिर से 1 साल का साइकिल रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम का नेचर चेंज होता रहा। प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स दिया, हो गया, अब मेंस की तैयारी अलग ढंग से की, तो थोड़ा इंटरेस्ट दोबारा जाग जाता है। बट उसके अलावा हाँ, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। और आप देखते हैं कि बाकी लोग नौकरियां कर रहे हैं, बाकी लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हर सैटरडे संडे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आपको दिन का भी होश नहीं है कि आज सैटरडे है या संडे है, रोज़ आप सेम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे लगता है जब आपका सपना है, जो आपने ठान लिया है कि यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि भाई ये सारे सेक्रीफाइसेस तो चाहिए होंगे, और आप नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ गुजारनी पड़ेगी, और उसमें ये सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। और सर बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की, और जैसे सी सेट इस बार बहुत टफेस्ट, मतलब सारे एस्पिरेंट्स या टॉपर बता रहे हैं कि बहुत टफ होता जा रहा है। प्रीलिम्स की स्पेशली बात करते हैं कि जैसे कि आपने दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो गया, तो सर प्रीलिम्स क्रैक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ रही है। देखिए प्रीलिम्स के लिए मुझे ये लगता है कि आप बहुत डायनेमिक नेचर हो गया प्रीलिम्स का, तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको थोड़ी वाइडर रीडिंग करनी पड़ेगी। वाइडर रीडिंग का ये मतलब हुआ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स को पढ़िए, और आप साथ ही साथ जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में बताऊं तो मैंने करीब 10,000 MCQ सॉल्व किए होंगे अपने एग्ज़ाम देने से पहले, बट 10,000 का मतलब मैंने 1 साल में 10,000 सॉल्व किए, तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं रह जाती। 10,000 में अगर मैंने 35-40 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, तो 4,000 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गए। साथ में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, एक वीडियो है 1000 क्वेश्चंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो मैंने वो वीडियोस देख ली, रोज़ खाने के बाद टहलते हुए 15-20 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चंस देख लिए। तो इसी तरीके से कई तरीक़ों से कुछ MCQs इंटरनेट पे सॉल्व कर लिए, यूट्यूब वीडियोस देख ली, एक्चुअल टेस्ट सॉल्व कर लिए। तो आपको जिस तरीके से भी हो सके, आप जितने क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे, उतना आपको मदद मिलेगी एक वाइडर पर्सपेक्टिव, वाइडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका फोकस तो हमेशा बेसिक बुक्स रहेंगी। आप लक्ष्मीकांत को जितनी बार हो सके रिवाइज़ कीजिए, आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा आप जो पढ़ते हैं उसको जितनी बार हो सके रिवाइज़ कीजिए। सेम गोज़ फॉर एनवायरनमेंट, जियोग्राफी एंड इकॉनमी, आपके जो भी सोर्सेज रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, पर थोड़ा वाइडर रीडिंग कीजिए। पेपर सॉल्विंग के लिए आप ज़्यादा कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट करने की। एक बार आप 10,000, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हैं, तो पिछले 10-15 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए। अगर आप वही सॉल्व कर लेते हैं तो 1,000 क्वेश्चंस तो आपके प्रीवियस ईयर हो गए। तो इस तरीके से आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके रिविजन्स कीजिए। और सीसेट की बात करूं तो सीसेट में मैं एक चीज़ मैं जो अपने 2 सेंट्स देना चाहूँगा कि सीसेट में अक्सर क्या होता है, लोग क्वांट के भरोसे जाते हैं कि हम सिर्फ क्वांट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे। कुछ लोग सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जाते हैं कि हम क्वांट तो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों ही थोड़ा रिस्की है, क्योंकि कई बार क्वांट बहुत ट्रिकी हो सकता है, कई बार कॉम्प्रिहेंशन बहुत ट्रिकी हो सकता है। तो आपको हर चीज़ में एक बैलेंस बना के जाना चाहिए कि आप क्वांट के कुछ चीज़ें देखिए कि मैं आसानी से क्या समझ सकता हूँ, क्वांट के वो पोर्शंस को आप अच्छे से कर लीजिए। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन में आप देखिए कि मैं अगर 27-28 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, और अगर क्वांट के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो एक इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए कि किसी एक चीज़ के भरोसे ना जाइए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सेट कर रहा है कि IITs में ऐसे IITs को जानता हूँ जो CSET फेल कर रहे हैं, क्वांट ऐसे इतना डिफिकल्ट मैथ्स आ रहा है कि IITs फेल कर रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, कॉम्प्रिहेंशन भी करिए, क्वांट भी करिए, लॉजिकल रीजनिंग भी करिए, सब चीज़ों पे आपको आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होनी ज़रूरी है। सर बात करते हैं कि हमने जैसे कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम सेंटर पे हमने रिव्यू लिए, मेंस के टाइम भी लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बता रहे हैं कि यूपीएससी में डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि अदरवाइज ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा था? फिर भी आपने आपको किस प्रकार हैंडल किया सर? ये बहुत सही बात है कि अब यूपीएससी डायरेक्ट सवाल क्वेश्चंस किताब से नहीं उठा के पूछता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है, मन लगा के पढ़ी और आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश की है, तो जो सवाल होते हैं वो यूपीएससी कहीं ना कहीं आपको ऐसे हिंट्स दे देता है, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स डाल करके, कुछ फैक्ट्स डाल करके आपको कहीं ना कहीं ऐसे हिंट्स दे देता है कि आप एलिमिनेट कर पाएँ।
तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने जब कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ बेसिक किताबें पढ़ करके जाएंगे तो सवाल नहीं सॉल्व होंगे। आपको सवाल सॉल्व करने के लिए सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कीजिए। पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन आपके टिप पे होने चाहिए। आप इतना करके जाइए तो मुझे लगता है प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर बात करते हैं कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था और उसके लिए आपने क्या कोचिंग लिए तो फिर किस प्रकार आपने प्रिपरेशन की? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और मैंने उसके लिए कोचिंग ली थी। बट मुझे लगता है कोचिंग एक हद तक ही आपको हेल्प करती है। तो कोचिंग के नोट्स जो थ्योरी पोर्शन थे उसके लिए ठीक थे, बट उसके अलावा मुझे काफ़ी चीज़ों से सप्लीमेंट करना पड़ा, जैसे इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो आप जो भी सिलेबस है आपके ऑप्शनल का उसको देखिए और आपको उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है, ना कि सब्जेक्ट को। आपको इस पेपर के लिए तैयारी करनी है तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे थीसिस नहीं लिखनी है। आपको ये समझना है कि किस थिंकर से कैसे सवाल पूछता है यूपीएससी और आपको वही सवाल तैयार करने हैं। तो आप सिलेबस, अपने ऑप्शनल का सिलेबस अच्छे से समझिए और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से समझिए और आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मुझे लगता है 70 से 80% जो आपका काम है वो इस सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूरा हो जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन की और बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो न्यू एस्पिरेंट इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनको आप अपने व्यक्तिगत राय क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय यही होगी कि अब प्रीलिम्स 1 साल बाद है। आपके पास बहुत सारा समय है। आप अगर पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो भी, और अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा अटैम्प्ट है तो भी, तो प्रीलिम्स के लिए आप बेसिक किताबों को बहुत अच्छे से करिए। लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, या आप इकॉनमी के लिए जो भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़, उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मिडाइवल कल्चर, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। सब कुछ अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए और टेस्ट सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके पास बहुत सारा समय है और 1 साल अगर आप बहुत डिलिजेंस के साथ पढ़ाई करते हैं, आप सारी वो चीज़ें करते हैं जो आपको टॉपर्स बताते हैं और आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई नई चीज़ बताऊंगा, आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है, आप उन चीज़ों को रिलीजियसली कीजिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा आपकी और भी क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको मैसेज का जवाब रिप्लाई दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा।